बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी, आपको सुनना है अपनी 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 और सिर्फ आपकी ही अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। हालांकि क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी उसमें दिए हुए हैं, पर मुझे लगा कि एक बार जो है क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर लगाए थे, क्वेश्चन तो लगा वो सीबीएसई के, पर वो गलती से कुछ और ही चला गया। पर कोई बात नहीं, क्वेश्चंस होते तो वो भी क्वेश्चन हो गए आपके। तो आज मैं आपको सीबीएसई का ऑथेंटिक जो है, वो भी सीबीएसई का ही है, जो इसके पहले गया वीडियो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि सीबीएसई वो भी सीबीएसई का ही है, ठीक है। ये सीबीएसई का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, जिसका फॉर्मेट बिल्कुल साइंस के जैसा पेपर आता है वैसा ही है, ठीक है। तो साइंस के पेपर जैसा ही ये कहानी चालू है आपकी, डन। तो ये पेपर जो है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये पेपर जो है इसके इंस्ट्रक्शन देखो, सेम एज इट इज 80 मार्क्स का पेपर है। टोटल जो है 39 क्वेश्चंस है। 39 क्वेश्चन यार, सीबीएसई वाले भी वैसे है, क्यों 40 दे देते तो क्या हो जाता है, ठीक है। 39 क्वेश्चंस है, 5 सेक्शन है, हर क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर में 1 मार्क है। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 2 मार्क्स है और इनकी लेंथ होनी चाहिए 30 to 50 वर्ड्स। मैंने याद है आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन रेंज है उसको फुलफिल जरूर करिएगा, ठीक है। ये नहीं 50 वर्ड बोला है तो आप सिर्फ 4 शब्दों में लिख के आ गए, ठीक है। सेक्शन सी जो है, इसमें 7 शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, हर में करीब 3 मार्क है, ठीक है। आंसर आपको देना है 50 से 80 वर्ड्स में, क्लियर है। उसके बाद सेक्शन डी जो है, 3 लॉन्ग आंसर दिए हैं, मैक्सिमम वर्ड कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी 80 to 120, 5 मार्क्स सब में। सेक्शन ई जो है, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 4 मार्क्स है पूरे टोटल पार्ट्स को मिला के, ठीक है। तो ये आपको देना है भैया, ये इंस्ट्रक्शन है, एज इट इज साइंस का इंस्ट्रक्शन ऐसे ही आएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन ऐसे ही है, ऐसे ही पेपर आएगा। सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं आप लोगों को। सेक्शन ए में कितने सवाल दिए गए हैं बच्चों? सेक्शन ए में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है, सब में 1-1 मार्क है। चलो शुरू कर लेते हैं। मुझे बायो वाला है, तुम्हें पता है कि मैम के हाथ बड़े तंग है बाकी सब्जेक्ट्स में। केमिस्ट्री थोड़ी आती मुझे, फिजिक्स भी आ जाती है भैया, मैथ्स तो अपन आपको पता ही है, पैरामेट्रिक है। चलो भैया बायो का सवाल शुरू करते हैं। याद है मेरे लाल मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी 3 बार 4 बार सॉल्व कर चुके हैं, बस मेरा फ्लो चार्ट ऐसा बना था, इसको सीधा कर दिया गया है। इस पूरे सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर को तुम देखना, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो तुम्हारी प्यारी मैम ने तुमको कराया नहीं है बेटा, ठीक है। तो जो लोग मेरे हाथ काटते हैं मैम ये नहीं वो नहीं, बेटा सारे सवाल हो चुके हैं, समझ में आई बात। और मेरा नया चश्मा कैसा लग रहा है बताना जरूर, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद एक प्लांट है जो कि Z प्रोडक्ट बना रहा है H2O, ठीक है। और तुम इन एरोस को ध्यान से देखना, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। एरो इधर बना है, इधर बना है लल्ला, और इधर बना है। इन सारी प्रोसेस में ऐसा देखो, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिनमें तीनों चीज बाहर निकल रही। बेटा फोटोसिंथेसिस देखोगे तो CO2 इसमें लगती है ना, फोटोसिंथेसिस में CO2 लगती है, पानी लगता है, तो ये तो नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस है ही नहीं। ट्रांसलोकेशन में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, दिया ही नहीं हुआ है, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। तो आप कंफ्यूज हो गए किसमें? फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन में। एरोस को ध्यान से देखना, CO2 बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। फोटोसिंथेसिस में CO2 लगती है ना, बाहर थोड़ी निकलती है। ट्रांसपीरेशन में स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, ट्रांसपीरेशन में याद है आप लोगों को, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों, सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। आप क्या क्या बाहर निकल सकते हैं? आप ऑक्सीजन भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इवन आप जो एक्स्ट्रा CO2 है उसे भी बाहर निकाल सकते हैं। रेस्पिरेशन होता है, आप लोगों को पता है, प्लांट रात में रेस्पायर करते हैं तो CO2 भी बाहर निकाल सकते हैं, और पानी तो आप निकालते हैं। तो तीनों चीजें आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है बेटा। ये कितने बार सॉल्व कर सकते हैं? मैम की लैंग्वेज में कितने बार हो चुका है? 15,525 बार, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ गैस, ठीक है, which is by product of respiration. Very good, ठीक है। shown below are 4 experimental setup जो 24 घंटे के लिए रखे गए। पहले सेटअप में लाइम वाटर रखा गया और पॉट रखा गया जिसमें कोई प्लांट नहीं है। सेटअप Q में रखा गया प्लांट विद लाइम वाटर। सेटअप R में प्लांट रखा गया, ठीक है, और प्लांट रखा गया विद लाइम वाटर। सेकेंड और S में प्लांट रखा गया, पॉट रखा गया विदाउट प्लांट, बस लाइम वाटर है। इन दोनों में फर्क ये है कि भैया ब्लैक पेंट कोट कर दिया गया है। अब आपको रिजल्ट बताना है। चलो तो अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है कि लाइम वाटर अगर वो क्लाउडी हो रहा है, और वो इसलिए क्लाउडी होता है, वो एक गैस की प्रेजेंस में क्लाउडी होता है जो कि बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। बताओ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? CO2,
ठीक है, अब एक सेटअप में चेंजेस आपको क्या दिख रहे हैं कि ये वाला सेटअप, इनको क्या किया गया है, सेटअप को 24 घंटे तक सनलाइट में रखा गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो, इधर तो प्लांट है ही नहीं, ठीक है, तो इधर तो CO2 बनेगी ही नहीं, ठीक है, और यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये वाला प्लांट जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, ध्यान से इधर सुनो, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है बेटा, तो यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, 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 ठीक है। अब जब हमने अपने सेटअप को ग्लास टैंक से भरा था तो इसमें जो CO2 थी, ठीक है, वो सब कैप्चर हो गई और वो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, C6H12O6। क्लियर है। रात में जब सनलाइट नहीं थी तो ये पौधा रेस्पिरेशन भी कर रहा होगा तो CO2 छोड़ रहा होगा, दिन में यही CO2 फिर से यूज हो गई, तो इसमें कोई एज सच कोई CO2 रिजल्ट, CO2 नो CO2 बची ही नहीं। तो ये प्लांट जो है ये रात में रेस्पिरेशन से CO2 निकाल रहा था, दिन में उसी CO2 का इसी सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करके कार्बोहाइड्रेट बना दे रहा था, तो यहाँ पे CO2 नहीं बची। अब देखो, यहाँ पर तो CO2 बन ही नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे तो प्लांट ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और साथ में इस वाले सेटअप को हमने ब्लैक पेंट से कोट कर रखा है, तो यहाँ पर बेटा जी सनलाइट भी नहीं जा सकती, इन दोनों सेटअप पे सनलाइट नहीं जाएगी क्योंकि ब्लैक पेंट कोट कर दिया आपने, ठीक है। अब इधर देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पर सनलाइट नहीं जा पा रही है तो यहाँ पर ये प्लांट जो रात को रेस्पिरेशन कर रहा है ये दिन में ट्रैप ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सनलाइट ही नहीं, तो नो फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमें फ्री CO2 मिल रही है, तो अगर फ्री CO2 मिल रही है तो यहाँ पर जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लाउडी। समझ में आ गई बात, यहाँ पर जो लाइम वाटर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लाउडी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो सेटअप आर जो है वो राइट आंसर है क्योंकि वहां पर ब्लैक पेंट खो जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, फ्री CO2 जो प्लांट रात को निकाल रहा है उसकी वजह से जो लाइम वाटर है मिल्की हो गया है। क्लियर है? तो ये सेटअप हमको ये बताता है कि पौधा रेस्पिरेशन करता है। दिस सेटअप क्या बताता है, दिस सेटअप, आई होप ये कलर विजिबल है, दिस सेटअप सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाइज दैट plants also performs the respiration। समझ में आ गई बात, performs the respiration। थोड़ा दिमाग लगाओगे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? डन, आई होप दिस इज क्लियर। और इस क्वेश्चन को मैं बार बार कम से कम 3-4 बार आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। अ होमोजाइगस डोमिनेंट गिनी पिग, गिनी पिग छोटे से चूहे से जैसा रहता है, चूहे जैसा रहता है गिनी पिग, ठीक है, सुअर नहीं है ये। एक गिनी पिग है जिसके ब्लैक फर हैं। कैसे फर हैं बेटा जी, ब्लैक फर हैं, ठीक है। ब्लैक फर, होमोजाइगस मतलब हमने दोनों जीन सेम से, जीन होमोजाइगस का मतलब यही होता है अगर आपके जीन जो है वो सेम हो, ठीक है। इसका क्रॉस कराया गया किसके साथ, ब्राउन फर के साथ, ठीक है। देखने से ही लग रहा है कि ब्लैक डोमिनेंट है, ब्राउन जो है वो क्या है आपका, और उसके बाद हाँ ब्लैक फर क्रॉस विद द होमोजाइगस गिनी पिग विद द व्हाइट फर, और ये है आपका व्हाइट फर, एक है व्हाइट फर, ठीक है, ब्लैक फर और व्हाइट फर, ठीक है, दोनों गिनी पिग के, एक का ब्लैक है एक व्हाइट है। जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो भैया ऐसा है कि F1 जनरेशन में क्या लिखा, होमोजाइगस गिनी पिग, F1 जनरेशन क्रॉस इटसेल्फ। देखो F1 जनरेशन में सारे कैसे आए, ब्लैक, पर इन ब्लैक वालों ने ये डिसाइड किया कि भैया हम ब्लैक वाले के साथ इन्हीं के साथ बच्चे पैदा करेंगे, सेम वालों के साथ। तो जब इन्हीं के साथ बच्चे पैदा करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 15,525 बार वही हम कर चुके हैं, यही आएगा। तो इनके साथ जब हम लोग बच्चे पैदा करें तो 3 पॉसिबिलिटी ये है कि ब्लैक फर वाले गिनी पिग बनेंगे, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि भैया व्हाइट फर वाले गिनी पिग बनेंगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में कितने परसेंटेज पॉसिबिलिटी ये है कि गिनी पिग व्हाइट बनेंगे। ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, तो 25%, 75% ब्लैक बनेगा, ठीक है। अगर 104 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 ब्लैक बन रही है तो 75% पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक बनेंगे, ब्लैक फर वाले बनेंगे, और 25% पॉसिबिलिटी कि व्हाइट वाले बनेंगे, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन एक्स सफर फ्रॉम द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पर्सन एक्स है, एक्स कौन रहेगा, भूषण को बना दे क्या, ठीक है। तो ये है भूषण, भूषण का ये एक पर्सन एक्स है जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड सत्यानाश हो चुकी है। अब आपको ये बताना है कि अगर पर्सन एक्स में, भूषण में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो गई तो क्या चीज डायरेक्टली इफेक्ट होगी। वैसे तो सब कुछ इफेक्ट होगा पर डायरेक्टली क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से देखो। इनएफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इरेगुलर हार्ट बीट, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ द रेगुलेट ब्लड शुगर। देखो ध्यान से, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिकॉज यहाँ पे रीजन भी मैं लिखूंगी, बिकॉज देखो मैं हर चीज का रीजन भी लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज
सब कुछ इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि बाकी सारे इफेक्ट नहीं होंगे, पर मतलब थोड़ा बहुत तो काम करेंगे। पर अगर पिट्यूटरी खराब हो गई तो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा, क्योंकि बिकॉज ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली came from pituitary goes to blood टू है ना, ये goes to blood एंड देन बॉडी। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, ब्लड से पूरी बॉडी में जाता है। ग्रोथ हार्मोन ऐसा नहीं किसी ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करता है, ये आपकी पूरी बॉडी में डायरेक्टली इफेक्ट करता है, कोई मीडिएटर नहीं है इसका। तो अगर आपका पिट्यूटरी खराब हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले इफेक्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली वहीं से निकल रहा है। ठीक है, मान लो इनएफिशिएंसी ऑफ आयोडीन यो होगी, क्योंकि अल्टीमेटली थायराइड को भी इफेक्ट करने के लिए पिट्यूटरी हार्मोन निकालती है, पर अगर पिट्यूटरी थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो भी थायराइड ग्लैंड अपना काम चला लेगी थायरोक्सिन निकाल के। पर अगर मान लो पिट्यूटरी खराब हो गई तो ग्रोथ हार्मोन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि और कोई ग्लैंड से थोड़ी ये निकल रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल। The time duration of sowing of the seed to harvest of the crop is critical for agriculture purpose। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने कोई बीज जो है वो जमीन में लगा दिया, वो कब उगेगा ये बड़ा ही खतरनाक पर्पस है, हमको जानना है। तो भैया इसलिए हम लोग यूज प्रेफरली आजकल जो है आपके किसान क्या यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपको बताना है बच्चों कि क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। देखो बहुत समस्या है, किसानों की ढेरों समस्याएं हैं। ढेरों समस्याओं में से एक समस्या ये भी है बच्चों कि पता चला सीड लगा दिए, पानी गिर गया, सड़ गया, पूरी खेती ही नष्ट हो गई, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो भैया यहाँ पर आपको ये बताना है, क्या सुनो बात को मेरी तो सब समझ में आएगा। भाई वो लगा दिए बीज, उगा नहीं उगा वेट करो, तो भाई वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना ज्यादा जो है क्या करते हैं, प्रेफर करने लगे हैं आजकल। क्यों? ताकि उनको जो उनका फ्रूट है वो जल्दी मिल जाए, और कोई इन्फेक्शन, जैसे अगर कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सीड तो होता नहीं है, और यहाँ पर बात ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थोड़ा फास्ट भी होता है, तो उसमें फ्रूट्स वगैरह जल्दी भी मिल जाते हैं। ठीक है, सीडलेस क्रॉप कैन बी रिप्रोड्यूस हो सकता है, पर किसान इसलिए नहीं यूज करता। ठीक है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, इससे किसान को क्या लेने देना है। किसान को तो बस फसल चाहिए। ठीक है, सीड में रिस्क है, ठीक है, पर रिस्क है तो इश्क है, वो बात अलग है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है, पर यहाँ पर रिस्क को फेल किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इसलिए नहीं। किसान सिर्फ इसलिए यूज करता है क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अर्लियर फ्रूट, जल्दी फ्रूट मिल जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, जबकि सीड में थोड़ा टाइम लगता है और रिस्क है। ठीक है, यहाँ पर लेस रिस्क है, पर फिर भी हम नहीं यूज कर सकते। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, चलो अगला सवाल असर्शन रीजन का सवाल है बेटा जी। देखो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है। ईच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द, हाँ तो बिकॉज लगाओ बेटा। असर्शन रीजन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो बिकॉज जरूर लगाना। देखो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ईच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट ऑल जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। बताओ जल्दी से, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या सारे जीन्स पेरेंट के बच्चे में आ जाते हैं इसलिए वेरिएशन आता है? नहीं, एक तो रीजन ही गलत है, सारे जीन्स आए ये जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। अगला सवाल, कैपिलरीज आर जस्ट वन वॉल थिक। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। बिकॉज exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across the capillaries। बिल्कुल सेंटेंस को ध्यान से सुनो। कैपिलरीज सिंगल सेल होती है बिकॉज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स के बीच में कैपिलरीज के माध्यम से होता है, इसलिए वो सिंगल सेल होती है। बिल्कुल सही बात है। सेंटेंस फ्रेम करो, आपको जब सेंटेंस फ्रेम करोगे, बिकॉज कितना गंदा लिख दिया मैंने, क्यों? जब आप सेंटेंस फ्रेम करोगे बच्चों तो याद रखना कि एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज सिंगल सेल क्यों होती है? बिकॉज एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, और देखो सही बात है ना कि कैपिलरी सिंगल सेल इसलिए है क्योंकि सेल्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज यहीं से होता है। ठीक है, तो assertion is right, reason is the correct explanation of assertion। How do control and coordination in plants differ from that animal? Give any 4 point of difference।
पहली बात तो प्लांट्स में कभी भी हार्मोन ग्लैंड से नहीं निकलता, नंबर 1। एनिमल में ग्लैंड से निकलता है। प्लांट में हार्मोन जो होता है वो हमेशा जहां पर भी रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन वहां पर जाता है, ठीक है। प्लांट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट देयर हार्मोन फ्रॉम द रीजन ऑफ सिंथेसिस टू द रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन। हार्मोन जो होते हैं ये आपकी बॉडी में हमेशा ब्लड के माध्यम से, जो हमें पढ़ने हैं, हमें एंडोक्राइन सिस्टम वाले हार्मोन पढ़ने हैं, तो हार्मोन जो होते हैं दे ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लांट के पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिर्फ एक ही मेथड होता है, दैट इज हार्मोन। बट एनिमल्स के पास 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज नर्व्स एंड द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। प्लांट में देखो, प्लांट में हार्मोन्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम निकलते रहते हैं, बट इन द ह्यूमन बींग्स प्लांट जो एनिमल हार्मोन्स जो होते हैं एक टाइम के बाद उनका सिंथेसिस स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उनको एवर ग्रोन करवाते हैं, पर हमारे हार्मोन कभी भी एवर, बताओ ग्रोथ हार्मोन हमेशा निकलता रहता है कि नहीं, पर इनके में जो इनके ऑक्सीजन हार्मोन है ये जीवन भर निकलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बता दिए। प्लांट हार्मोन जो है प्लांट ऑफ एक्शन की ओर जाते हैं, हमेशा ये ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। प्लांट जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, प्लांट हार्मोन्स सिर्फ एक ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला इनके पास, हमारे पास 2 होते हैं, प्लांट न्यूरल एंड हार्मोनल। हमारा स्पेशलाइज ग्लैंड नहीं होती प्लांट के पास, हमारे पास होती हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि बाकी सारे मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, ठीक है। उनके में क्या है, जीवन भर निकलता रहता है, ऑक्सीजन हमेशा निकलेगा। हमारे में ग्रोथ हार्मोन एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, हमारा एक्शन लिमिटेड है, स्पेसिफिक है, इनका एक्शन डाइवर्स है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके डन बेटा। और इनका एक्शन थोड़ा स्लो है, हमारा एक्शन थोड़ा फास्ट है, बहुत सारे बता दिए मैंने, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज इज एडवाइज्ड टू अवॉइड fatty and highly acidic food, ठीक है। Give a reason why each of the food mentioned should be avoided by a person suffering from liver disease। याद है तुमको मैंने कहा था कि गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो करीब 120 ml बाइल को थोड़ा गाढ़ा कर देता है, ठीक है। वैसे तो बाइल निकल ही रहा है, पर गॉल ब्लैडर थोड़ा सा बाइल को गाढ़ा कर देता है। बाइल का काम क्या होता है बच्चों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। बाइल का काम क्या होता है बताओ मेरे लल्ला, बाइल का काम होता है, बाइल के पास क्या होते हैं बच्चों, बाइल के पास होते हैं बाइल सॉल्ट्स, जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस पर फिर कौन एक्ट करता है, लाइपेज। लाइपेज कहां से आता है, पेंक्रियास से। याद है तुमको मैंने कहा था, पढ़ लेना बेटा एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। पेंक्रियास से निकलता है, फिर ये लाइपेज जो है ये फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट बहुत बड़ा है, उसको पहले थोड़ा छोटा करो, तभी उस पर मेन वाले जो लाइपेज एंजाइम है जो पेंक्रियास से निकलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस में, वो काम करेंगे लाइपेज, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर आपका लिवर खराब हो गया तो गॉल ब्लैडर भी खराब हो गया, तो आपके पास वो गाढ़ा वाला बाइल आएगा नहीं, तो आप फैट को तोड़ ही नहीं पाएंगे। देखो बाइल सॉल्ट का काम होता है इमल्सिफाई करो फैट को, गॉल ब्लैडर का काम होता है कि फैट को इफेक्टिवली इमल्सिफाई करो। देखो बाइल तो आ ही रहा है, पर गाढ़ा वाला बाइल, अगर मतलब वो बात है रसगुल्ला तो मिल ही रहा है, काला गुलाब जामुन ठंड में, पर रबड़ी भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो देखो लीवर जो है वो बाइल तो बना ही रहा है, तो फैट तो डाइजेस्ट होगा पर बहुत स्लो। गॉल ब्लैडर उसमें अपना गाढ़ा वाला बाइल मिक्स कर देता है, जिससे फैट का जो इमल्सिफिकेशन है वो फास्ट हो जाता है। अब आपका लिवर ही खराब हो गया है, तो आपका एक तो ओरिजिनल वाला बाइल जो धीरे धीरे फैट डाइजेस्ट कर रहा था वो भी स्लो हो गया, साथ में जो गॉल ब्लैडर है वो गाढ़ा वाला बाइल दे रहा था वो भी स्लो हो गया। तो आपका जो डायरेक्टली मैं ये कहूँ, कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई आपका फैट जो है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज योर बाइल इज इफेक्टेड, बिकॉज यू आर इफेक्टेड, योर लीवर इज इन्फेक्टेड, ठीक है। चलो यही चीज इसमें लिखी हुई है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन इज मोस्टली कैरिड बाय द पिगमेंट इन आवर ब्लड। कौन सा पिगमेंट, आज मुझे ये गाना बहुत बार याद आ रहा है, हीमोग्लोबिन। बताओ जल्दी से कौन सा है, हीमोग्लोबिन, इनकलाब जिंदाबाद। ऑक्सीजन मोस्टली कैरिड आउट बाय द पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। देखो सबसे पहली बात, मुझे प्यार हुआ प्यार, देखो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन एक जो है आवारा बादल है। ये हीमोग्लोबिन ना, अगर मैं बात करूं किससे सबसे अधिक प्यार करता है तो ऑक्सीजन से प्यार करता है। तुम्हें क्लास 10th में यही सीखना है, ऑक्सीजन से सबसे अधिक प्यार करता है, ठीक है। तो इसलिए जहां हीमोग्लोबिन जा रहा है ऑक्सीजन उसे देखेगी,
तू इधर आ, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, क्योंकि बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है। ये क्लास 10th तक हम पढ़ेंगे, पर 11th में कंसेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज मच मोर विद द ऑक्सीजन, राइट है, इसलिए वो बाइंड कर लेता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, या ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में जाके ट्रांसपोर्ट होती है। ऊपर से जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर बोलो कि कौन सी गैस घुल के सबसे अधिक ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बिकॉज द डिसॉल्विंग पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस, तो रीजन बताओ क्या है, क्यों ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 1, द डिसॉल्विंग पावर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर देन द ऑक्सीजन, नंबर 1 रीजन। नंबर 2, द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मच मोर देन द कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को पसंद करता है, ठीक है, यही लिखा होगा, ठीक है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वाटर कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में, जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो ऑक्सीजन जल्दी, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल जाती है। हीमोग्लोबिन हैव वेरी हाई एफिनिटी टू द ऑक्सीजन, सेम चीज लिखी है। तो ये है भैया जी, ऐसा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। ये एक फूड चेन दी गई है, इस फूड चेन में बेटा जी, लल्ला जी, मेरे आंखों के तारो जी, चांद सितारो जी, फूड वेब है, इट इज नॉट चेन, ठीक है, फूड वेब का सवाल आएगा। Identify the right food chain from food web in which eagle will receive highest percentage of energy। बताओ सबसे अधिक। देखो देखते, ग्रास से ग्रास ऊपर नंबर 1 2 3 4 नंबर पे है ईगल, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे ईगल। जितना कम ट्रॉफिक लेवल होगा ईगल को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे ईगल आ गया। तो भैया ऐसा है कि ग्रास, माउस और ईगल, अगर ये फूड चेन चल रही है तो सबसे ज्यादा ईगल को एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनिज्म विल बी द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड प्रोड्यूसेस इन सॉइल। अगर इस सॉइल में मान लो डीडीटी हमने डाल दिया, तो इन सब में सबसे अधिक कौन इफेक्टेड होगा, बताओ। सबसे अधिक इफेक्टेड होगा आपका ईगल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। याद है कि नहीं है, या बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन से मैक्सिमम डीडीटी इसी के पास होगा, मैक्सिमम डीडीटी इसी के पास होगा। क्यों? क्योंकि भैया ग्रास के पास खुद का डीडीटी, ठीक है, मान लो ग्रास के पास, मान लो ये वाली फूड चेन चलाते हैं, ग्रास ऊपर वाली, ग्रास के पास था मान लो 0.1 ppm, ठीक है, ग्रास हॉपर के पास भी 0.1 ppm, फ्रॉग के पास भी 0.1 ppm, समझते जाना, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ईगल के पास, सबके पास अपना अपना खुद का है डीडीटी, मतलब सब लोग जमीन से जुड़े लोग हैं भैया, तो सबके पास अपना तो रहेगा ही। अब ग्रास को किसने खा लिया, ग्रास हॉपर ने, तो इसके पास +1 हो गया। अब ये कितने हो गए, 0.2। फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खा लिया, तो भाई 0.2 इसके पास आ गया, 0.01 लिखा है, दिस इज 0.1, ठीक है, ये 1 है, तो ये 0.2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 0.3 फ्रॉग, ठीक है। अब ये इसमें जोड़ दो 0.3 तो कितना हो गया, 0.4। तो सबसे अधिक किसके पास है डीडीटी। जितना आप ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते जाएंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। सबसे कम इसके पास, सबसे ज्यादा इसके पास, ठीक है, ऐड करते जाइए, सबके पास अपना अपना है। पर जैसे वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल अपने पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल को खा लेता है, तो उसका भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए, इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कह दिया है मैंने। चलो अगला सवाल है, ये टेबल दिया गया है, ठीक है। इस टेबल में आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। कलरलेस, कलर्ड, कंटेन लेस ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन, कंटेन लेस प्रोटीन, मोर प्रोटीन। आय हाय 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 हाय, मतलब ये तो हमने कई बार पढ़ा है। कलरलेस प्रोटीन कौन है आपके पास, बताओ। देखो, गिवन बिलो टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है, कलरलेस क्या होता है, लिम्फ, ठीक है, और कलर क्या होता है, ब्लड, ठीक है, डन। फ्लूइड ए और बी है, लिम्फ और ब्लड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं दिया है, लेट मी, अब इसको मैं पूरा आंसर तुम्हें लिख के दिखाती हूँ। चलो बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाँ, तो फ्लूइड है, मैंने आपको बताया लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बच्चों, एक कलरलेस फ्लूइड। तो हमेशा याद रखना, आप लोगों को अगर यकीन नहीं है मेरी बात, लेक्चर पढ़ा हुआ है, लिम्फ का फॉर्मेशन हमेशा ब्लड के फिल्ट्रेशन होने से ही बनता है। 15,525 बार हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं, याद है कि नहीं याद है, याद है। जब यहाँ पर ये होता है, मान लो ये क्या हुआ भैया, ठीक है। चलो अब ये क्या होती है, ये देखो, ये आपकी ब्लड वेसल है,
ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या होती है? कैपिलरी। ये क्या होती है? कैपिलरी। ध्यान से सुनना, एक बार फिर बता दे रही हूं, अगर कोई तो ये भगवान कसम यहाँ बनता नहीं लिखता मुझसे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये है आपकी कैपिलरीज, ठीक है। और ये क्या है आपके? दीज आर द टिश्यू। ये क्या है बच्चों? दीज आर द टिश्यू। क्लियर है? अब इस टिश्यू से फिल्टर हो के चीजें बाहर आती हैं, ठीक है। इस टिश्यू से चीजें फिल्टर हो के बाहर आती हैं। अब क्या बाहर आता है? इससे बाहर होता है H2O, इससे बाहर होता है मिनरल्स, ठीक है। इससे बाहर होता है आपके थोड़े से आयंस, इससे बाहर होते हैं थोड़े से अमाइनो एसिड्स, ठीक है। क्लियर है? और इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं लिम्फ। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं लिम्फ। क्लियर है? और लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ को ही हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू के चारों तरफ, ये सेल्स के चारों तरफ ये भरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये फैट के ट्रांसपोर्टेशन में। आपको क्या लगता है कि आपके इंटेस्टाइन से फैट डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है? नो, आपके इंटेस्टाइन से फैट पहले लिम्फ में आता है, फिर उसके बाद वो प्रोटीन से बाइंड होता है, उसके बाद ब्लड में जाता है। याद रखना तुम, है ना। चलो भैया, तो देखो, तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। वेयर इज अगला आंसर आपका? हाँ, तो ये हो गया डन। अब ये पूछ रहा है कि लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिम्फ का है टिश्यूज के बीच में है। इधर आ जाओ बच्चों, लिम्फ है टिश्यूज के बीच में। क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ, यहाँ पे मेरे ही डायग्राम से तुमको सब समझ में आएगा। अब ये लिम्फ जो है बच्चों, सबसे पहले ये लिम्फ ड्रेन होगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में। सबसे पहले ये लिम्फ कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ध्यान से समझना, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। कहा जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है। फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होंगी ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, तो ये क्या बन गई है? लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। ये क्या बन गई है? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, अब एक लिम्फेटिक वेसल इधर से भी आ रही है, ठीक है। एक लिम्फेटिक वेसल यहां से भी आ रही है, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल आ रही हैं। ये सारी लिम्फेटिक वेसल ज्वाइन हो जाती हैं, और ये बनाती है लिम्फेटिक डक्ट। भाई आपके में कुछ दिया हो, मैं तुम्हें पूरा बता रही हूँ। ये बनाती है लिम्फेटिक डक्ट, और ये लिम्फेटिक डक्ट अल्टीमेटली जानते हो किससे ज्वाइन होती है? ये लिम्फेटिक डक्ट अल्टीमेटली ज्वाइन हो जाती है वेन से। किससे ज्वाइन हो जाती है? वेन से। और ये वेन कहाँ चली जाती है? हार्ट में। मैंने तो पूरा डायग्राम तुम्हें सिखा दिया यार। सब जो ब्लड से फिल्टर हुआ लिम्फ बना, लिम्फ कहाँ गया? इंट्रासेलुलर स्पेस कह रहा है आपके आंसर में, पर आप बोलो इन बिटवीन द टिश्यूज। फिर टिश्यूज के बीचों बीच से निकली लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज से सारी कैपिलरीज ज्वाइन हो गई और बनाई लिम्फेटिक वेसल। एक लिम्फेटिक वेसल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तीनों लिम्फेटिक वेसल जहां ज्वाइन हुई इसे कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट डायरेक्टली अब जाके वेन में खुल जाएगी, वेन चली जाएगी हार्ट में। तो अल्टीमेटली हम ब्लड से ही बनाते हैं, ब्लड में ही मिलाते हैं, ठीक है। चलिए डन। तो यहाँ पे डक्ट नहीं दिया, मैंने डक्ट भी लिखा है। अब देखो, लिम्फ से मैंने क्या बोला कि लिम्फ से आप क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों? लिम्फ से आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एब्जॉर्ब फैट। तो ये याद रखिएगा कि जो फैट होता है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाता, पहले वो कहाँ जाता है? पहले वो जाता है आपके लिम्फ में, लिम्फ से ब्लड में, ठीक है। अगला सवाल क्या है? इसी का एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी था। कहाँ है वो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन? कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ठीक है। द टू मेजर फोर्सेस दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, फोर्स ए इज द ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। तो डे में कौन काम करता है पानी निकालने के लिए? ट्रांसपिरेशन पुल। बी हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द नाइट। कौन सा होता है? When the humidity is high, very high, root pressure, याद है ना। चलो आइडेंटिफाई द ए एंड बी फोर्सेस, और ये किस तरीके से प्लांट को मूव करवाते हैं, मतलब वाटर को मूव करवाते हैं। देखो सबसे पहले देखो, याद है? कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है, याद है तुम्हें? याद है बच्चों, जब दिन में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है उस समय पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए पत्तियां जो है वो रूट के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर लगाती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो दिन में क्या होता है? एवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्टोमेटा इज वेरी हाई, जिसकी वजह से लीफ को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए लीफ एक सक्शन प्रेशर लगाती है जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। रात में इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पर पानी का कंटिन्यूसली चैनल बनना जरूरी है। तो प्रेशर से तू भी लग जा मेरे पीछे, मैं भी लग जाऊं, सब लोग ऐसे लाइन से लग जाएंगे, प्रेशर से लीफ में पानी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि रात में इतने ज्यादा पानी की जरूरत है नहीं। क्लियर है? समझ में आई बात? तो हमेशा याद रखना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था जो पत्नी होती है, जो आयंस होते हैं उनको एक्टिव एब्जॉर्प्शन देना होता है, ठीक है।
एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी आप सॉल्यूट एब्जॉर्ब करोगे वो एनर्जी देके, ठीक है। ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी ऑफ सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। देखो सन से क्या होती है, जैसे मान लो O2 है ना बेटा, तो सन से क्या आई, यूवी रेडिएशन, यूवी रेज आई, यूवी रेज टूट गई तो ये एक यूवी रेज ने इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, नंगू पंगू ऑक्सीजन बना दिया। अब ये नंगू पंगू ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, मतलब O2 से जुड़ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है सिंगल, और ये बना लेगा O3। O3 बहुत लाइट गैस है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाके जम जाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात। पर अगर ये ओजोन, ध्यान से सुनो, अगर ये ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में रह गई तो इससे क्या होता है, बेसिकली ये तब रह जाती है जब पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा हो, जब आप बहुत ज्यादा ओजोन, देखो बेटा ज्यादा ओजोन, आपका जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होना चाहिए, पर अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो ये पोल्यूशन का कारण है। अब देखो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बेटा, कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है जो आप कैंसर में दिया है, एलर्जीज हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं यार, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो भाई ऐसा है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ओजोन इज डेडली टू ह्यूमंस एट लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए वो मर जाओगे अगर आप ओजोन रहेगा तो, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में था, पर फिर भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में ओजोन रहेगा, ठीक है। चलो तो आई होप ये वाली कहानी खत्म हो गई है। ये CBSE के कुछ सवाल थे बायो के जो कि बहुत ही झंडू थे, इसमें थोड़ी सी अकल लगाओगे तो पूरे सवाल सही हो जाएंगे। अब देखो शिप्रा मैम इसीलिए तुम्हें हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराती है। मैंने YouTube में बहुत सारे सेशंस देखे, बहुत सारे टीचर्स के सेशन देखे, मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट भी करती हूँ उन सेशंस को, ठीक है। पर हमेशा याद रखना कि तुम जब मेरे सेशंस देखोगे ना तो वो हमेशा ऐसे दिमाग लगाने वाले रहते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि पढ़ा तो आपने सब है, पर आपको दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। तो लिटरली अगर आप CBSE में टॉप करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो पेपर ऐसा ही आएगा। तो अगर कोई ये बोल रहा है ना पेपर ऐसा नहीं आएगा, दिमाग लगाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते बेटा आजकल CBSE वाले बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपको इसीलिए मैं एंडू क्वेश्चन देती हूँ घुमा घुमा के, तो बेटा बने, ऐसे नहीं तो कैसे, सारे क्वेश्चंस बने, सब पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा। सो ये था आपका CBSE का प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस हमें ये बताई, हमें ये सिखाई कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे तो प्रॉपरली आंसर को फॉर्म कर पाएंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। अभी तो आपके पास सब कुछ बचा है बच्चों, PYQs बचे कराऊंगी मैं आपको, NCERT फिर से पढ़ाऊंगी मैं आपको, पूरा रिविजन कराऊंगी, घबराना मत, बायो में पूरे नंबर आएंगे, गारंटी मेरी है। आई होप जो मैंने आज आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैम ने तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट रिविजन सेशन, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।